डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और इससे ज़्यादा क्या बताऊं मैं कोई खास नहीं हूं, बल्कि एक आम साधारण सा लड़का। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मनूस है। मुझे ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया, बस मुझसे सब कुछ लिया ही है। 10 साल पहले मेरे माता पिता की जब मौत हुई थी, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे चाचा ने कहा था कि वो मुझे संभाल लेंगे, इसीलिए सारी संपत्ति अब उनके पास थी। और फिर वो अपने बच्चों को प्यार करते और मुझे मनूस कहते, और मुझसे वो छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि सब कुछ अब उनके नाम हो चुका था। वो मुझे बोझ समझते। स्कूल में भी कैसे जिंदगी बिताई है मैंने, आपको बता नहीं सकता। घर का सारा काम मैं किया करता था। मेरी चाची जी बैठी रहती और कई बार वो मुझे पीटा करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि फर्श पर एक छोटा सा दाग रह जाता। और इस बार 12वीं कक्षा मेरी हो चुकी थी और आस पड़ोस वाले ये कह रहे थे कि बच्चे को आगे कुछ पढ़ाओगे या नहीं। बस आस पड़ोस के प्रेशर के कारण मेरे चाचा जी मुझे पीटने लगे थे और पूछ रहे थे, क्या पढ़ाएं तुझे, तेरे जैसा निकम्मा कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मेरे 80% नंबर आए थे और उनके बेटों के काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आए थे, 34% और 40%। उन्हें तो गाड़ियों में घूमना पसंद था, पढ़ने का शौक नहीं था। अब काफ़ी ज़्यादा रुपए उनके पास आ चुके थे और मुझे वो किसी तरह से घर से बाहर निकालना चाहते थे। तो एक हॉस्टल में मुझे भेज दिया, कॉलेज में एडमिशन करवा दी और कहा, ना हमें फ़ोन करना, ना हमसे बात करना, फीस दे दी है हमने, अब तू चला जा, पढ़ाई लिखाई कर और हमसे दूर हो, काम ढूंढ। अब तू बोझ बना रहेगा क्या। मैं रोता हुआ उस घर से निकला था। मेरे पिता ने बड़े चाव से इस घर को बनाया था और अब इसी घर से मुझे निकाला जा चुका था। फिर मुझे लगा कि हॉस्टल में रहूंगा और वहीं पर खाना मिल जाया करेगा। लेकिन 1 साल तक खाना तो वहां पर मिलता, लेकिन कुछ और खर्च भी तो होते हैं। कपड़े धीरे धीरे पुराने होते गए, कभी गंदे हो जाते तो कभी फट जाते। मैं इसी से गुजारा करता। मेरे चाचा जी ने साफ कह दिया था कि मुझ पर वो और ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उस हॉस्टल में कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जो मुझे अपने बच्चों की तरह देखता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, इसीलिए मेरे लिए पुराने कपड़े ले आया करता था। वरना वहाँ जो दोस्त भी बने थे वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करते। मेरा कोई अपना था ही नहीं, तो मैं डिप्रेशन में रहा करता। मैं जब कॉलेज भी जाता तो नज़रें झुकाए रखता। एक लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी, जानबूझकर मेरे पास आकर बैठती, मैं नज़रें झुकाकर उससे बात करता। मैं किसी लड़की से हमेशा से इज्जत से ही बात करता था और इसके पीछे मेरा एक डर भी हुआ करता, कहीं मेरी ज़बान से कुछ गलत निकल गया, ऐसा ना हो वो भी मुझे बेइज्जत करे। मुझे नहीं पता था वो मुझे पसंद करती है, और जब उसने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी, मैं पैनिक कर गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां थे वो मुझ पर भी हंस रहे थे, उस पर भी हंस रहे थे, और उसने मेरी गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तेरे जैसे पागल को पसंद करती थी मैं। फिर दोबारा से मैं अकेला रहने लगा। अब तो मैं ऐसा करता, कोई मेरे पास आकर बैठता तो मैं उससे दूर चला जाता। मैं दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, और अब तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं शाम को निकल जाता दूर और कभी कभी पूरी रात बाहर ही बिताता, किसी पेड़ के नीचे या किसी भिखारी के पास। लेकिन मुझसे तो कोई भिखारी भी बात नहीं करता था। शायद मेरी आदतें बदल चुकी थी कि मैं हर किसी से दूर रहना पसंद करता। इस बार जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा करता था वो गली बन रही थी, तो उस पूरी की पूरी गली के पत्थरों को उखाड़ा गया था। अब वहां पर मैं रुक नहीं सकता था। आसपास कुछ घर बनने लगे थे
तो मुझे नई जगह ढूंढनी थी, क्योंकि हॉस्टल में भी मेरे कमरे में 3 लड़के थे जो हमेशा मुझ पर हंसते रहते और मैं तकिए के नीचे अपना सर फंसाकर रोने लगता। मुझे बाहर रहना पसंद था। रात को मैं किसी पेड़ के नीचे या किसी बेंच के नीचे सोया करता था। लेकिन अब नई जगह ढूंढने के लिए हॉस्टल की उस तरफ गया था जहां जाने से हर कोई डरता था। उस तरफ था एक पुराना कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान हमेशा बंद रहा करता था। कोई पागल ही होगा जो कब्रिस्तान में रात के वक्त रुकेगा, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। सोचा था मैंने उस कब्रिस्तान से कहीं आसपास रुकने की कोई जगह तो होगी, वहां पर रात गुजारा करूंगा। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी। आसपास कुछ घर बने थे, आगे झाड़ियां थीं, वहां रुका नहीं जा सकता था। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर कुछ कब्रें ऐसी थी जिस पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था। दूर से देखा मैंने और दीवार को फांद कर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। यहां लेटा जा सकता है और कब्रिस्तान में मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। अरे यहां तो कोई आएगा ही नहीं। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि कब्रिस्तान मुझे अच्छा लगने लगा। पहली रात जब थी ना, मैं उस कब्र पर लेटा हुआ था। जैसे ही किसी के चलने की आवाज़ आई, मैं घबराया। इसलिए नहीं घबराया कि कब्रिस्तान में कोई भूत हो सकता है, बल्कि मैं इसलिए घबराया था कहीं कोई आदमी यहाँ पर आ तो नहीं गया। ये तो नहीं कहेगा कि तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, अब यहाँ से कोई ना भगा दे। उठकर देखा मैंने, जिस दिशा से चलने की आवाज़ आई थी उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था। दोबारा से मैं लेट गया। चलने की आवाज़ दोबारा से आई और इस बार भौचक्का सा होकर उठा था, क्योंकि बिल्कुल पास में सूखे हुए पत्ते थे। उन पत्तों के ऊपर किसी ने पैर रखा था, लेकिन मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ लाइट्स हर तरफ थी, भले ही काफ़ी कम थी, लेकिन इतना तो नज़र आ रहा था कि आसपास कोई नहीं है। फिर मैं उठा, पास में एक पेड़ था। फिर मैं पेड़ के नीचे लेट गया। मिट्टी थी, लेकिन कुछ ईंटें भी लगी हुई थीं और वहाँ पर मैं बड़े आराम से लेट सकता था। फिर मैं आसमान को देखने लगा। वो जो पेड़ था ना, उसकी पत्तियाँ थोड़ी कम ही थीं। बीच से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा और कुछ तारों को देखकर मैं अपनी माँ और अपने पिता को याद किया करता था। कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है वो तारे बन जाते हैं। तो मैं 2 ऐसे तारे थे जो सबसे ज़्यादा चमका करते थे। मैं हमेशा उन्हें देखा करता। उनमें से जो दाईं तरफ वाला तारा था, मैं उसे माँ कहा करता और बाईं तरफ वाले तारे को मैं अपने पिता माना करता था। अब भी वो पेड़ के बिल्कुल बीच से मुझे वो तारे नजर आ रहे थे और मैं मुस्कुराता मुस्कुराता आंखें बंद कर चुका। लेकिन उसके बाद फिर से किसी के चलने की आवाज़ आई और इस बार मुझे लगा कहीं ये कोई बिल्ली तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कोई कुत्ता हो। और वैसे भी जो कुत्ते होते हैं उनमें कई बार रेबीज होता है, तो ऐसे ही चलते चलते घात लगाकर मुझे काटे ना। अब मुझे इंजेक्शन भी कोई नहीं लगवाएगा, ऐसे तो मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। ये सोचकर मैं उठकर बैठा और फिर चलने लगा ताकि देखूं आसपास क्या है। वहां पर एक सूखी लकड़ी पड़ी थी और अगर बिल्ली या कुत्ता आपके आसपास हो, आपके पास कोई ऐसी लकड़ी हो, डंडा हो, फिर वो जानवर आपके सामने टिकता नहीं, भाग जाते हैं चाहे वो झुंड में क्यों ना हो। लेकिन मुझे वहां पर एक भी कुत्ता नजर नहीं आया। उसके बावजूद जब मैं चलता, आसपास से चलने की आवाज आती। वो रात ऐसे ही निकली थी। आसपास से चलने की आवाज आती रही। कभी पत्थर गिरने की आवाज आती तो कभी सांस लेने की आवाज आती और एक बार मेरे कान के पास मुझे गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कान के पीछे कोई है। मैंने पलटकर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया था। जब सुबह होने वाली थी, 4 बजे का वक्त होगा। मैं हमेशा 4 बजे उठ जाया करता था ताकि वापस हॉस्टल में चला जाऊं। उसके बाद मैं हॉस्टल के बाहर घूमने लगता और गार्ड्स को मैं ये कह दिया करता था कि मुझे सुबह उठने की आदत है, तो मैं सुबह जल्दी सैर करता हूँ। तो ये मेरी चालाकी हुआ करती थी ताकि मैं कमरे में ना बैठ पाऊँ, कोई मुझे तंग ना करे। शाम के वक्त पढ़ा करता था, रात के वक्त बाहर सोया करता था, दिन के वक्त कॉलेज में अकेला रहा करता था। यही मेरी जिंदगी थी, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। फिर से मैं सुबह हॉस्टल के अंदर गया, फिर नहाया और कॉलेज चला गया।
शाम को फिर से मैं वही करने वाला था। पढ़ने के सिवा मेरे पास काम था ही क्या। मैं पढ़ने लगा। 8 बजे जैसे ही अंधेरा हुआ मैं कमरे से बाहर निकला और वो लड़के मुझ पर हंस रहे थे। चला फिर से बाहर आशिक, पता नहीं रात को किससे मिलने जाता है। मैं मुस्कुराया, नीचे की तरफ नजरें झुकाई। उनमें से एक ने चप्पल घुमाकर पीछे से मेरे सर पर मारी, लेकिन मैं जवाब कभी नहीं दिया करता था। मैं खुद को तुच्छ मानने लगा था, खुद को नीच मानने लगा था। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि यहां मेरी दुर्गति हो रही है, तो मैं इसे अपनाता था। चुपचाप चलता हुआ मैं कब्रिस्तान में गया और यहां जाकर मुझे शांति का एहसास हुआ। शायद हर कोई कब्रिस्तान में डरता होगा, उसे अजीब महसूस होता होगा, लेकिन मुझे यहां पर सीने में एक ठंडक महसूस होती। ऐसा लगता कि यहां तो कोई कभी मुझे परेशान नहीं कर सकता। पुराना कब्रिस्तान है ना, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता तो कोई यहां पर आता जाता भी नहीं। वहीं पेड़ के नीचे जैसे ही मैं लेटा, किसी के चलने की आवाज हुई और मैं मुस्कुराया और सोचने लगा, लगता है यहां कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं है, ये किसी भूत या प्रीत की आवाज होगी। वैसे शायद वो होते ही हैं। कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, कुछ का मानना है वो होते हैं। मैं दोनों तरफ की बात को सच मानता था। मैंने कभी भी किसी से बहस नहीं की। कोई कहे भूत होते हैं, मैं कहता हूं हाँ होते हैं। कोई कहता है नहीं होते, मैं कहता हूं जी जी बिल्कुल जैसा आपने कहा नहीं होते। झगड़ा नहीं करता था मैं। मुझे लगा शायद उन लोगों की बात सही होगी, ये जो चलने की आवाज आती है ये किसी भूत की होगी। फिर मेरे सर पर एक पत्थर टकराया था। पत्थर थोड़ा मोटा था, सर पर थोड़ा दर्द हुआ। मैं उठा ये देखने के लिए कि वहां पर कौन है। कोई नजर नहीं आया, लेकिन दर्द हो रहा था, तो अपने सर को मसलते हुए मैं फिर से लेट गया। ऊपर की तरफ देखने लगा। अचानक वो पेड़ हिला और उस पेड़ की एक डाली टूटी और सीधा मेरी छाती पर आकर गिरी। छोटी डाली थी लेकिन मुझे डरा कर रख दिया। हड़बड़ी में मैं उठा और फिर ऊपर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? कभी कोई पत्थर मारता है तो कभी ये डाली गिर रही है। क्या है कोई यहाँ पर? बताइए, कोई है यहाँ पर? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं संगमरमर वाली उस कब्र पर आकर लेट चुका था, लेकिन वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही एक सूखा हुआ फल था। मुझे कटा हुआ सेब लगा। वो मेरे सर पर किसी ने उठाकर पटका था। मैं घबरा गया। जी बताइए, ये जगह पर कोई है? कोई मुझे मार रहा है। आप सामने से आकर बता सकते हैं अगर मैंने आपको परेशान किया हो। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उस कब्र पर मैं दोबारा लेट गया। फिर मुझे गर्मी का एहसास हुआ। आंखें बंद थी मेरी, लेकिन मेरे बाल हल्के से उड़े जैसे किसी ने सांस ली हो। सोचा था मैंने मुझे कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली मुझे एक भयानक चेहरा नजर आया। शायद वो चेहरा इसलिए ज्यादा भयानक लगा क्योंकि वो उल्टा सर था। जैसे मैं लेटा हुआ कोई पीछे से आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूर रहा था। मैं घबरा गया और जब मैं उठकर बैठा मैंने सामने एक औरत को देखा। वो औरत के कुबड़ निकला हुआ था, लेकिन वो बूढ़ी नहीं थी। देखने में लड़की भी लग रही। उसका शरीर बूढ़ा था, चेहरा किसी लड़की का था। दांत उसके बड़े बड़े थे, आंखें भी उसकी बड़ी बड़ी थीं। बाल उसके काफी ज्यादा गंदे थे, कपड़े काले रंग के और फटे हुए। हाथ में एक बड़ी छड़ थी। मुस्कुरा ऐसे रही थी जैसे कोई डायन मुस्कुराती है। मैं कहानियां सुना करता था और मुझे लगा ये डायन है। छड़ को हाथ में पकड़े हुए किसी कब्रिस्तान में कुछ ऐसा नजर आए तो वो डायन ही होगी ना। घबराहट में मैंने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी तुम्हें यहां देखा। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की। इससे पहले एक बार कोई हलचल करो तो हर कोई डरकर भाग जाता है। तुम तो कल भी नहीं डरे। मुझे लगा तुम्हें कोई मजबूरी होगी। तुम तो आज भी आ गए। मैंने डराने की कोशिश की, तुम डर नहीं रहे थे, तो मुझे लगा अब डराने से बात नहीं बनेगी। अब तुम्हें चोट पहुंचानी होगी।
लेकिन चोट पहुंचाने के बावजूद तुम यहां से जाने वाले नहीं, तो मुझे अपना रूप तो दिखाना ही था। अब मुझे लगता है तुम्हें जिंदा चबाना होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने सीधे मेरे हाथ को पकड़ा। उसके दांत काफी ज्यादा लंबे थे जो उसने मेरे हाथ में गड़ा दिए। मेरे हाथ में दांत गड़ाए थे उसने और मुझे कमजोरी सी महसूस हुई। मैं काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो तो जैसे मुझ पर हावी हो गई थी। शरीर मेरा जकड़ चुका था और उसके बाद दर्द का एहसास हुआ। उसने मेरे हाथ से खून चूसा होगा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगी, भाग जाओ, एक मौका देती हूं, भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने भागने के लिए कहा था। मैं डर गया और घबराहट में मैं भागने लगा। 2 बार गिरा था मैं। पीछे से वो हंस रही थी। उसकी वो भयानक हंसी। जिंदगी में पहली बार डायन से सामना हुआ था। दीवार फांदकर फिर मैं हॉस्टल की दीवार के पास आ गया। वहां पर सटकर मैं बैठ चुका था और अपने हाथ को बार बार देख रहा। कमाल की बात थी, उसने दांत गड़ाए थे, लेकिन अपने आप वो जो निशान थे वो भर चुके थे। जख्म नहीं था, बस हल्के से निशान मुझे नजर आ रहे। हल्की हल्की कमजोरी भी महसूस हो रही थी। मैं खौफजदा पूरी रात दीवार के पास सटकर बैठा रहा। फिर एक गार्ड ने जब 12 बजे के करीब मुझे देखा, वो मेरी तरफ आया था, मुझे चोर समझ रहा था। फिर मुझे वहां से भागना पड़ा। एक कॉलोनी में गया मैं, वहां चौकीदार ने मुझे देख लिया। मैं वहां घूम रहा था, लेकिन उसे मुझ पर शक हुआ। वो मुझसे सवाल पूछने लगा। मैंने मुंह को ढका हुआ था। मुझे वहां से भी भागकर निकलना पड़ा। ऐसे ही पूरी रात निकली थी। कोई अच्छी जगह मिल ही नहीं रही थी जहां पर मैं रात बिता पाता, और सुबह के वक्त मैं हॉस्टल में वापस आ गया। दिन भर उसके बारे में सोचता रहा। भले ही उस डायन ने मेरा खून पिया था, लेकिन मुझे मारा नहीं था। और सच बताऊं, मौत से डर भी नहीं लगता अब मुझे। शायद यही कारण था मैं उससे इतना ज्यादा नहीं डरा था कि दोबारा कभी कब्रिस्तान में नहीं जाता। दिन इतना बुरा निकला, इतना बुरा निकला, क्या बताऊं। पहले तो कुछ लड़कों ने मुझे परेशान किया और कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रही थीं। एक लड़की ने तो कोई खाने का सामान था मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगी, ओह चल साफ कर। मैं रोता रोता वहां से निकला था। मैं जानता हूं लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, चाहे जो हो जाए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। लेकिन कोई डिप्रेशन में हो और उसे मौत से डर नहीं लगता, उसके आंसू निकल आते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही थी। और रात के वक्त मैं सोच रहा, क्या करूं, कहां जाऊं। हॉस्टल के कमरे में 2 लड़कों ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। पता नहीं किस बात की खुन्नस थी उन्हें। मुझसे वो झगड़ा करते जा रहे और एक ने मेरी आंख पर मुक्का मारा, जिस कारण मेरी आंख थोड़ी सी नीली हो चुकी थी। फिर धक्का दिया उन्होंने और कहा, चल चल भाग, बाहर निकल, जहां भी तू जाता है, चल चल निकल, हम यहां तुझे रहने नहीं देंगे। फिर मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा और मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। वही कब्रिस्तान, अच्छे से वहां रह तो पाऊंगा, लेकिन वो डायन का क्या करूंगा, सोचा ही नहीं मैंने। पैनिक में था मैं उस कब्रिस्तान में दोबारा पहुंच गया। बिना आवाज किए जूते उतार कर चल कर गया था। पेड़ के नीचे जाकर बैठा कि मैं आवाज करूंगा ही नहीं तो किसी को पता लगेगा ही नहीं। लेकिन 15 मिनट के बाद वो पूरा का पूरा पेड़ हिला था और वो डायन छलांग लगाकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, चेहरा बड़ा भयानक हो चुका था, कान बड़े बड़े थे। कल तो फिर भी वो लड़की लग रही, आज तो एक जानवर लग रही थी। कहने लगी, तुम दोबारा आए हो, लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं, मरना चाहते हो। आज तुम्हें मौत दे ही दूंगी। मैं टूट चुका था, पूरी तरह से टूटा हुआ उसे कहने लगा था, हाँ बस एक एहसान करना मुझ पर, मारते वक्त दर्द कम देना। बहुत दर्द सहा है मैंने, शारीरिक दर्द सह नहीं पाऊंगा। क्या तुम बिना दर्द दिए मुझे मार सकती हो? जैसे कल तुमने खून चूसा था,
उस समय दर्द नहीं हुआ, थोड़ा हुआ था। क्या तुम उसी तरह से मुझे मार सकती हो? तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। फिर वो डायन हंसने लगी और कहने लगी, मौत का डर नहीं है, मौत को खुद अपनाना चाहते हो। ऐसा क्या हो गया? क्या पता तुम्हें जिंदगी क्या होती है। कुछ लोग इसके लिए तरसते हैं तो कुछ लोगों को इसकी कद्र है ही नहीं। जरूर तुम किसी अमीरजादे के बच्चे होगे। मैंने गुस्से में उसे कहा, मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना, यहीं चीर के रख दूंगा। फिर वो हंसने लगी। बाप से तो प्यार करते हो, उसके पैसों की इज्जत नहीं करते, तभी बिगड़ैल लगते हो। फिर मैं रोने लगा। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी तरफ मैंने पीठ कर ली और कहा, जो करना है जल्दी से करो, बातें मत करो और जलील मत करो। पूरी ज़िंदगी जलील हुआ हूँ, मरते वक्त तो कुछ इज्जत दे दो। तब वो हंस नहीं रही थी, बल्कि मुझे देखे जा रही। उसने कोई हरकत नहीं की तो मुड़कर मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा। अब वो एक साधारण रूप में आ चुकी थी। ना वो डरावनी लग रही थी, ना वो बूढ़ी लग रही थी, वो एक साधारण लड़की लग रही थी। और वहां खड़ी होकर वो पूछने लगी, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम बिना दर्द की मौत चाहते हो, दे दूंगी। तुम्हारी पसंद की मौत तुम्हें मिलेगी, आज़ादी इस दर्द से। लेकिन कम से कम अपनी परेशानी तो बताओ। मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं किसी को क्यों मार रही हूं। हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा जुर्म किए हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो और इस जिंदगी को छोड़ना चाहते हो, तो मैं तुम पर एक एहसान करूंगी, लेकिन सच जानने का हक तो मेरा भी है। वो मेरे साथ आकर बैठ चुकी थी और मैं हैरान था। मैंने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं इस जिंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है जितनी जल्दी मैं मरूंगा, हो सकता है अगले जन्म में जल्दी पहुंच जाऊं। उसने कहा, सच तो बताओ। तो मैंने सच बताना शुरू किया, कैसे मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। 10 साल पहले मेरे माता पिता थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माना उस समय मैं इसकी कद्र नहीं करता था, मैं झगड़ा करता था, लेकिन मैं बिगड़ैल नहीं था। उस समय तो मैं बच्चा था। लेकिन फिर मेरे माता पिता की मौत हो गई। मैं चाचा जी के पास आया, उन्होंने मुझे नौकरों की तरह रखा, लेकिन कम से कम वो मेरा परिवार तो था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे वहाँ से भी दूर कर दिया। और फिर तो जिल्लत की ऐसी जिंदगी जो सही नहीं जा सकती थी। मैं डिप्रेशन में हूँ और कभी कभी रात को मुझे मौत का एहसास होता है। तब ऐसा लगता है मैं मर चुका हूँ, हल्का हल्का सा लगता है। लेकिन जब आँख खुलती है फिर से इसी जिंदगी में, और जब हर एक चीज़ याद आती है तो मरने का मन करता है। लेकिन डरपोक भी हूँ, मर नहीं पाता हूँ। कोशिश की है मैंने अपनी बाजू को काटने की, लेकिन कमज़ोर दिल का हूँ। जब मैं अपने शरीर पर जख्म देखता हूँ तो कभी कभी घबराहट होती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ मैं अपनी नब्ज़ कैसे काट सकता हूँ, लेकिन तुम तो खून चूस सकती हो ना, मार सकती हो मुझे। जब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी ना, मैं डर के मारे घबराहट में बेहोश हो जाऊंगा। छोड़ना मत मुझे बस दोबारा उठने मत देना। बस ऐसे ही जिंदगी को अलविदा कह दूंगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें बुरी नहीं मानूंगा। तुम्हारा मुझ पर एहसान, लो सारा खून चूस लो, बस दर्द ना हो मुझे। वो कहने लगी, तुम तो बुरे हो ही नहीं। मैंने कहा था ना, अगर तुमने कुछ बहुत ज़्यादा बुरा किया है और पश्चाताप के लिए अपनी ज़िंदगी का त्याग करना चाहते हो तो मैं तुम पर एक एहसान करूंगी। लेकिन तुम्हें मारकर तो मुझे भी पाप लगेगा, मैं भी पाप की भागीदार बन जाऊंगी जैसे बाकी बने हैं। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे दोस्त, सब जो तुम्हारे आसपास हैं वो पाप के भागीदार हैं, किसी मजबूर को परेशान करते हैं। और मैं भी वही करूं? मैं तो सबसे बड़ी पापी बनूंगी, किसी ऐसे मासूम को मार डालूंगी। चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फिर मैं रोने लगा और कहने लगा, कुछ तो करो, मार डालो ना मुझे। कुछ ऐसा बता दो जिससे दर्द ना हो, मैं आसान मौत मरूं। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं रोने लगा और उसने मुझे चुप करवाया और फिर कहने लगी, अरे वो छोड़ो, तुम अपने से भी
ज़्यादा बदनसीब के बारे में जानना चाहते हो? मैंने कहा, कौन? उसने कहा, मैं। अब जो जो तुम्हारे साथ हुआ लगभग वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे माँ बाप तब मुझसे दूर हो गए जब मैं 6 साल की थी। उनकी मौत के बाद मुझे कोई पालना ही नहीं चाहता था। हमारे गांव में कहते थे कि लड़कियां बोझ होती हैं, इसीलिए कभी एक रिश्तेदार के पास, कभी दूसरे रिश्तेदार के पास, और सब मुझे गंदी नज़र से भी देखा करते, तो मैं अपने कमरे में बंद रहती। और उसके बाद एक बार जब मैं शादी से वापस आ रही थी, मैं अकेली थी क्योंकि मुझसे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता था। तब लड़कों ने मुझे घेरा, ज़बरदस्ती की, मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे। मैंने उनमें से एक को मार दिया। मैं क्या करती? क्या अपने साथ ये सब होने देती? जब उसे मार दिया मैं जान चुकी थी अब जेल जाऊंगी, तो मुझे लगा मैं भाग जाती हूँ। मैं भागी वहाँ से बहुत दूर, मैं जंगल में रहने लगी। लेकिन ज़िंदगी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। ऐसी खाली जगह पर ऐसे हवस से भरे इंसान रहते हैं जो किसी कमज़ोर को देखते ही उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसों से मिलना पड़ा मुझे। बहुत बदतर ज़िंदगी देखी मैंने, और मेरे पास अब एक ही रास्ता था। बदला लेने के लिए मैंने सोचा मैं डायन बन जाऊंगी। जादू टोना सीखना शुरू किया मैंने, और फिर एक डायन से भी मिली, और उस डायन की आखिरी इच्छा मैं पूरी करती तो वो मुझे अपनी ताकत देती। वो मरने वाली थी, मैंने उसे कसम दे दी। उसने मुझे डायन बनाया, मैंने उसका काम किया। 7 लोगों को मारना था, मेरे लिए कोई मुश्किल काम था ही नहीं वो। लेकिन उसने मुझे साधनाएं भी सिखाईं मरते मरते। जितनी जानकारी उसके पास थी उसने मुझे दी, और उनमें से एक साधना को करते करते मुझसे एक गलती हो गई और मैं इस कब्रिस्तान में कैदी बन गई। लाशें लेने आई थी जो नई नई दफनाई गई हों, लेकिन मुझे नहीं पता था उन लाशों के साथ की गई एक गलती या शायद साधना का मेरा तरीका अलग था कि मैं यहाँ पर कैद हो गई। अब यहीं पर हूँ, शापित की तरह यहीं रहना पड़ता है। इस कब्रिस्तान से बाहर मैं जा नहीं सकती, मजबूर हूँ। अब मेरी ये अजीब कहानी तुमसे ज़्यादा बदतर है या नहीं? मैं रो रहा था, लेकिन अब आंसू सूख चुके थे। उसका दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैंने जो आपको बताया, उसने जो जो बताया वो सब कुछ नहीं, क्योंकि वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। उसके साथ भी बहुत दुष्कर्म हुआ था। फिर हम दोनों वहाँ पर बैठे मजबूरों की तरह एक दूसरे से बात करने लगे। वो कहने लगी, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। मेरी जगह पर होते तो कुछ कर ही नहीं पाते। एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं हुआ जा सकता। तुम्हारे पास मौका है, कोशिश करो। जो तुम पर हावी होते हैं उन पर हावी होने की कोशिश करो। मैंने कहा, नहीं होता मुझसे, मैं डर जाता हूँ। पैनिक अटैक आता है और कई बार मुंह से झाग निकलने लगती है, दौरा पड़ता है मुझे, तब मैं कुछ कर ही नहीं पाता और सब मुझ पर हंसते हैं कि कोई मुझे थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, बेइज्जत करे। अगर मैं कुछ करूं तो दौरा पड़ता है, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, पसीना आने लगता है, मैं बेहोश हो जाता हूं। क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर पाता मैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है, ये सब होने के बाद कोई मेरे पास तक नहीं आता। दिल की बात किससे कहूं? परिवार भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, कोई नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ, चलो तुम्हें इजाज़त देती हूँ। इस कब्रिस्तान में तुम आ सकते हो, और यहाँ पर जब तुम आओगे कोई तुम्हारा पीछा करे या कोई तुम्हें तंग करे, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए ये जगह आज़ाद है, लेकिन कम से कम मेरे लिए एक छोटा सा काम तुम्हें करना होगा। कभी कभी तुम्हारे अंदर से खून के 2 कतरे खींचूंगी मैं, और बिना जख्म दिए तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। इतना काम कर सकते हो? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 महीने में बहुत सारा खून बन जाता है, और मुझे 3 महीने में 3 बार खून के 2-2 कतरे चाहिए होंगे। बस। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो। उसने मेरी उंगलियां अपने होंठों के पास रखीं, चूमा मेरी उंगलियों को, और बीच से 2 खून की बूंदें उसके होंठों पर लग गई, और वो खुश हुई। उसकी आंखें चमकने लगी, और फिर वो कहने लगी, इंसानी खून, जिंदा इंसान का खून मुझे ताकत देता है। वाह, उस दिन भी मैंने तुम्हारा खून पिया, लेकिन उस दिन मैंने गुस्से में पिया था, आज प्यार से पिया है। तुम यहां पर आ सकते हो कभी भी। फिर क्या?
वो रात मैंने वहां पर गुजारी। कुछ समय उससे बातें करता रहा और दिल हल्का हो गया। सच बताऊं, जब दर्द इतना ज़्यादा बड़ा हो, कोई बात सुन ले उतना ही बहुत होता है। कोई मदद ना भी करे, ये ज़्यादा एहसान की तरह महसूस होता है। अगली रात भी मैं बड़ी जल्दी वहां पर पहुंचा। उस कब्र पर मैं लेटा हुआ था और फिर वो डायन सामने से नजर आई और कहने लगी, इससे ज़्यादा अच्छी जगह है यहाँ पर। मिट्टी पर सोने की ज़रूरत नहीं है या किसी कब्र पर। पीछे एक पुराना गद्दा पड़ा है, किसी ने फेंका था, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने वो गद्दा नीचे की तरफ किया, लेट गया। मैं आसमान को देखने लगा। आंखों में आंसू थे। वो भी मेरे साथ लेटी हुई बातें करने लगी थी मुझसे। मैंने कहा, तुम पूरा दिन यहीं भटकती हो, करती क्या हो? डायने क्या करती हैं? क्या डायने बस डराने का काम करती हैं? वो हंसने लगी और कहने लगी, डायनों को उजाड़ पसंद होता है। उजाड़ किसे कहते हैं? जहाँ कोई ना हो तो डराना तो पड़ेगा, ताकि कोई रुके ना, उस जगह पर कब्जा ना कर ले। क्योंकि जहाँ इंसान कब्जा कर लेते हैं वहाँ से सबको खदेड़ देते हैं, चाहे डायन हो या भूत हो। मैं किसी तांत्रिक बाबा से झगड़ा नहीं करना चाहती, मेरे लिए मुसीबत होगी। इसीलिए कब्रिस्तान, जहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता, वहाँ रहना ज़्यादा आसान है। बाकी कोई मज़ा नहीं आता किसी को डराने में। मैं तो खुद चाहती हूँ लोग आएँ, मैं उनका खून पीऊँ ताकि मुझे भी ताकत मिले। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। कैदी हूँ मैं। चलो अपने बारे में बताओ, यहाँ तुम्हें अच्छा लगता है? मैं उससे बातें करता चला गया और उस रात उस पर थोड़ा सा भरोसा भी हो गया था। तो जैसे नदी में पानी बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, वो रोका नहीं जाता। मैं भी भावनाओं में बहता चला गया, बहता चला गया। जो बात मैं किसी को बताया तक नहीं करता था, मैं उसे बता रहा था। कारण ये था क्योंकि वो जिंदा नहीं थी, वो तो एक डायन थी ना, शापित मरी हुई डायन। तो उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, वो मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती, किसी को नहीं बता सकती। वो तो अलग थलग रहती है, बल्कि वो तो मुझे दिलासा देती, मुझसे अच्छे से बात करती और जैसा मैं चाहता था वो वैसे मुझे सांत्वना देती कि कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, दौरा पड़ जाता है, होता है हर किसी के साथ। किसी न किसी को किसी अलग तरह की बीमारी होती है। तुम बाकियों से अलग हो, ऐसे दिल पर मत लिया करो, काम से काम रखो, यहाँ आकर मुझसे बात कर लिया करो। उसने मेरे दिल की बातें मुझसे जानी और उससे बात करना मुझे अच्छा लगा। मैं वहाँ हर रात जाने लगा। वही उस गद्दे के पास, कब्रिस्तान के बीच, वो मेरे साथ आकर लेट जाती। हम दोनों बातें करते चले जाते। उसने बचपन की बातें बताई, जवानी की बातें बताई। 3 महीने मैं वहाँ जाता रहा, उससे बातें करता रहा। मुझे लत लग गई थी उसकी। वो जो बताती मैं सुनता चला जाता। कभी कभी वो हंसाती मुझे, और सच बताऊं 10 साल बाद हंसा था मैं। वो ऐसी बातें करती कि हंसी रुकती ही नहीं, रुकती ही नहीं। और उसके साथ जब भी मैं होता वो डराती भी, पैनिक अटैक नहीं आता। इन 3 महीनों में कॉलेज में भी मुझे पैनिक अटैक आया ही नहीं। कईयों ने मुझे धक्का दिया, मुझे गुस्सा आया, पैनिक नहीं हुआ दोबारा मैं। शायद दिल हल्का हो चुका था। एक रात मैं वहां पर गया ही नहीं। मुझे उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे अपने कमरे से बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और खुद घूमने के लिए बाहर निकल गए। पूरी रात मैं अंदर ही रहा और हिम्मत नहीं थी चिल्लाने की, ये कहने की कि मैं कैद हूँ। सुबह मुझे बाहर निकाला गया और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डराया कि मैं किसी का नाम ना लूँ। लेकिन वार्डन को तो पता लग गया था, फिर भी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा। अगली रात जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, उस गद्दे पर लेटा हुआ मैं उस डायन का इंतज़ार कर रहा, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आई। 2 घंटे मैंने इंतज़ार किया और उसके बाद मैं रोने लगा था। रोता हुआ मुझे देख वो मेरे पास आई और गुस्से में कहने लगी, कल तुम आए क्यों नहीं? मैंने अपने बारे में बताया और उसके बाद उसने मुझे गले से लगाया और फिर कहने लगी, मुझे लगा कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस तरह मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे देखे बिना रह नहीं पाती। हर रोज़ मुझसे बातें करना उसे पसंद है। मैंने भी बताया। फिर मैंने कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूं? तब उसने कहा एक तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ सकती हूँ, जैसे मैं किसी खास चीज़ से शापित होकर जुड़ी होती हूँ।
ये पेड़ की ताकत अगर तुम्हारे शरीर में आ जाए तो मैं तुम्हारे शरीर से जुड़ सकती हूँ, लेकिन ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, जैसे कि मैंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई डायन चालाकी से प्यार जताकर तुम पर कब्जा करना चाहती हो। मैंने कहा, नहीं, वैसे भी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था। 3 महीने भले ही तुमने मेरा फ़ायदा उठाना हो, लेकिन सबसे अच्छे तो निकले। मुझे एक दोस्त मिला, लेकिन फिर मेरे शरीर में आकर तुम क्या करोगी? और उसने हंसते हुए कहा, बस डरना मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, लेकिन देखते जाना होता क्या है। फिर उस पेड़ की एक लकड़ी मैंने जेब में रखी। उसने कहा था, लकड़ी तुम्हारी जेब में रहेगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर से जुड़ जाऊंगी। और ऐसे उस रात मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया। उस रात कमरे में 3 लड़के थे। 12 बजे किसी तरह मैं अंदर घुसा और वो मुझे डराने लगे। एक ने मुझे गर्दन से पकड़ा और उसके बाद वो उड़ता हुआ पीछे दीवार पर टकराया। मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा हाथ कैसे चला, लेकिन जो उसके सर पर मैंने मुक्का मारा था वो पूरी रात नहीं उठा और बाकी 2 उसे पानी पिलाते रहे। किसी को बता नहीं सकते थे, सबको पता था कि मैंने उसे मारा है। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, वार्डन तक यकीन नहीं करेगा। मैं सच बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं पूरी रात अपने कमरे में उससे बातें करता रहा। वो मेरे साथ लेटी हुई थी और इस कमरे में उससे बातें करके अच्छा ही बहुत लगा। अगले दिन तो उस लड़के का और भी बुरा हाल हुआ। वो लड़का बेहोश था और उसने कहा, सपने में मैंने उसे बहुत पीटा और मेरे साथ एक डायन भी थी। मैं घबरा गया, लेकिन उस डायन ने मुझे बताया, तुम्हें नहीं पता सपने में इसके साथ क्या क्या हुआ है। इसने ऐसा सपना देखा जो इसके लिए असलियत है, बाकियों के लिए सपना। बस ये तुम्हें जिंदगी भर कभी परेशान नहीं करेगा। वो सपना एक रात का था, लेकिन इसके लिए कई महीनों का। ये कैसे तड़पा है ये सिर्फ यही जानता है। और उसके बाद मुझे जो परेशान करता वो डायन उससे बदला लेती। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, और इस तरह मैं उस कमरे में अकेला। अब कोई परेशान करने वाला नहीं था। और एक रात उसने कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। और मेरी ज़बान पर भी यही शब्द थे। वो मेरे दिल की धड़कन को पहचान सकते थे, जो हमेशा उसके करीब आने पर ज़्यादा तेज़ हो जाती। उसका हाल भी कुछ ऐसा था, और इसी कारण मैं फिर से पैनिक करने लगा था। ये इसलिए था क्योंकि हम एक नहीं हो सकते। सब कुछ जो मेरा था धीरे धीरे मुझसे दूर हुआ, और मैं जानता हूँ वो भी हमेशा के लिए मेरी बनकर रह नहीं पाएगी। मैंने कहा था, क्या कुछ किया जा सकता है? क्या मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ? उसने कहा, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा ही हूँ। श्राप के कारण मैं कैद हूँ, जैसे कोई मुर्दा हो। मैंने वो जो साधना की थी उसमें कोई तो गलती की, जिस कारण मुझे ये श्राप मिला, और मैं खुद नहीं जानती कैसे वो श्राप को ठीक करूं। क्या गलती हुई थी? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गया, बल्कि कभी किसी बाबा के पास तो कभी किसी तांत्रिक के पास। ये जानना चाहता था कि ये जो साधना होती है जो मुझे उस डायन ने बताई, अगर वो गलत हो जाए तो ठीक कैसे करनी है। और जितने भी बाबा, पुजारी, तांत्रिक सब मुझे यही कहते कि मैं काला धागा पहनूं, डायन से दूर रहूं, डायन मुझ पर हावी हो जाएगी। मैं कहता, मैं हावी होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं डायन को कैसे बचाऊं। और वो अचंभित हो जाते और पूछते, इंसान डायन से बचते हैं, इंसान डायन को नहीं बचाते। और मैं जानता था उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और फिर उस डायन ने मुझे बताया, किसी के पास इसकी जानकारी नहीं होगी। जिस तरह से कुछ खुफिया संस्थाएं हैं जिनके अलग नियम है, अलग जानकारी है, डायनों की जानकारी भी तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी। तांत्रिकों के पास तंत्र साधनाओं की जानकारी होती है, डायनों की जानकारी एक डायन के पास होती है। और जिससे मैंने जानकारी ली थी, अब वो जिंदा नहीं है, अब मुझे बचाया नहीं जा सकता। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, तुम एक डायन हो और डायन साधना के बारे में एक डायन ही जानती है,
अगर हम किसी डायन को ढूंढे, क्या वो हमारी मदद कर सकती है? और तब उसने कहा, तुम पागल हो, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कई बार डायनें ऐसी साधनाएं करती हैं जिसमें इंसानी बलि की जरूरत होती है। कहीं तुम किसी ऐसी डायन के चक्कर में फंस गए, वो तुम्हें मार डालेगी। इससे यही अच्छा है, मैं श्रापित रह सकती हूं, मुझे क्या नुकसान? मैंने कहा, नहीं, कोशिश तो करूंगा। तुमने अपनी जिंदगी को नहीं जिया, अगर मैं तुम्हें ठीक कर पाया तो मैं भी जिंदगी जी पाऊंगा, तुम भी जी पाओगी, और हम दोनों एक साथ एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, और उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही। मैंने जो तुम्हारे साथ 3 महीने बिताए हैं, ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 3 महीने हैं। पिछले 10 सालों से मैं इतना खुश कभी नहीं था। हर दिन पहले से बेहतर, हर दिन पहले से बेहतर। अब तो ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी बदल रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करना चाहता हूं, तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। बताओ मुझे, एक डायन को कैसे ढूंढा जा सकता है? वो मान नहीं रही थी, लेकिन मैंने मजबूर किया। अब मनाने का तरीका भी जानता था। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कहां से वो कमजोर है, कौन सी कमजोर कड़ी, कौन सी नब्ज को दबाऊं तो उसे बोलना ही पड़ेगा। वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी, ये उसकी कमजोर कड़ी। जब मैंने ऐसा कहा, उसे बोलना पड़ा। जंगल में जब अमावस की रात हो, तब ऐसी डायनें बाहर निकलती हैं साधना करने के लिए। मुझे जंगल में ढूंढना होगा, ऐसी जगह जहां पर कोई ना हो, और एक डायन की अजीब दुर्गंध होती है जो कई किलोमीटर से पहचानी जा सकती है। मुझे ऐसे इलाकों में घूमते फिरते रहना होगा। जैसे ही उसे वो दुर्गंध आई, वो जान जाएगी यहाँ कोई डायन है, और फिर अमावस की रात को इंतजार करना होगा। तब उसके पास जाकर हो सकता है कोई मदद मिले। मैं हॉस्टल से छुट्टी ले चुका था, ये कहकर कि मैं घर जा रहा हूं। कॉलेज से भी मैंने छुट्टी ले ली थी, लेकिन अपने चाचा चाची को बताया नहीं था। मैं सुनसान जगह पर ढूंढने के लिए, और मुझे ऐसे इलाके उस डायन ने बता दिए थे जहां एक डायन हो सकती है, क्योंकि वो भी एक डायन थी और ऐसी जगह वो जा चुकी थी, खास जगह। मैं वहां भटकने लगा, और लगभग 5 दिनों बाद उसे दुर्गंध आ गई एक डायन की। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, उसके आसपास किले के खंडहर थे, और उसने वो दुर्गंध को महसूस किया। और फिर हमें एक ऐसी जगह भी मिली जहां पर लकड़ियां जलाई गई थीं, और उस राख को देखते ही उसने कह दिया, ये राख साधारण राख नहीं है, इसमें इंसानी हड्डियों को भी जलाया गया है। एक डायन होगी, और इंसानी हड्डियों तक अगर वो पहुंच चुकी है तो वो कोई साधारण डायन नहीं है, बहुत ताकतवर हो सकती है। हमें ध्यान रखना होगा। फिर अमावस की रात मैं वहां पर आया, इंतजार किया, और एक बूढ़ी औरत नजर आ गई। वो बूढ़ी औरत ऐसी थी जिसकी टांगें काम नहीं करती थीं। अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए, शरीर को मट्टी के साथ रगड़ते हुए घिसट घिसट कर उस जगह आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मजबूर सी खुद को दिखा रही और कह रही, बच्चे मेरे मदद कर दे, तू यहाँ क्या कर रहा है, रहता है क्या आसपास? मैंने साफ साफ बात की, जी नहीं, मैं कहीं दूर रहता हूँ, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनते ही पहले वो घबराई और फिर कहने लगी, अच्छा बच्चे, मदद करना चाहता है एक गरीब बूढ़ी औरत की। मैंने कहा, जी मैं आपकी मदद करूँगा अगर आप भी मेरी मदद करें। उसने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, एक बुढ़िया क्या ही मदद करेगी जो चल नहीं सकती। तुम मुझे खाना देना चाहते हो, कुछ भी, भीख के रूप में। मैंने कहा, आपको भीख की क्या ज़रूरत है, आप तो काफ़ी माहिर हैं, आप तो काफ़ी ताकतवर हैं। जी मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। देखिए, अगर हम सब कुछ साफ साफ बात करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खड़ी हो सकती हैं, मैं आपके बारे में पूरी सच्चाई जानता हूँ। आप एक डायन है ना, जो यहाँ पर साधना कर रही हैं। इंसानी हड्डियाँ, उनकी राख पड़ी है। हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं। मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझसे आपसे बात करनी है और मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बात सुनते ही वो खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी जो टांगें थी ना, वो सांप की पूंछ की तरह थी, बहुत ज़्यादा लचीली।
उसकी चमड़ी भी सांप की तरह हो चुकी थी और मुझे मेरे कान में आवाज़ सुनाई दी थी, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा पुरानी डायन है। इसकी उम्र 600 से 700 साल होगी और 600 से 700 साल पुरानी डायनें बहुत कम बची हैं और ये तो बहुत कुछ जानती हैं। ये ख़त्म कर देगी, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। और फिर जैसे ही मैंने अपना पैर पीछे हटाया, वो कहने लगी, तुम्हें मदद चाहिए थी, अब डर रहे हो? अब जाने तो नहीं दूंगी, बात पूरी बताओ, बताओ पूरी बात। डायन मेरे कान में कह रही थी इसे मत बताना, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर भगवान के बारे में सोचा कि ये भगवान मदद कर दे मेरी, और सच्चे मन से मैंने साफ साफ बताया, एक डायन है मेरे साथ, बस वो श्राप के कारण जुड़ चुकी है। मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। वो दोबारा अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और मैं उसकी ज़िंदगी में सुधार भी करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, आप मदद कीजिए। वो खुश हुई क्योंकि मैंने सच बोला। मैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, उसे कैद करने के लिए नहीं आया था। तो उसने उस डायन को बाहर निकलने के लिए कहा। वो मुझसे बाहर निकली और सामने से वो डायन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वाह, इस ताकत को मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम एक डायन हो जिसने गलत किया है और वो साधना गलत होते ही यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन एक और बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर मैं महसूस कर पा रही हूँ, प्यार की ताकत। डायन प्यार नहीं कर सकती, लेकिन तुमने किया। अगर किया ही है तो उसके अंजाम तक भी पहुँचना ही चाहिए। हर कोई डायन इसलिए बनता है, उसकी कोई मजबूरी होती है। तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी और अब तुम उससे बाहर आना चाहती हो। उसके पीछे प्यार है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पूछो क्या पूछना चाहती हो। उस डायन ने अपने बारे में बताया, कौन सी साधना की थी, क्या गलती हुई, और सामने से वो डायन कहने लगी, हाँ, तुमने एक गलती कर दी। जानवर गलत था जिसकी तुमने बलि दी। मृत जानवर का शरीर लेकर आना था, जिंदा को नहीं मारना था। जिंदा को मारती तो तुम्हें सजा मिलती। जिस डायन ने तुम्हें ये सिखाया उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ज़रूर जिसने तुम्हें सिखाया उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा किया होगा। उसने मासूम लोगों को मारा होगा। मासूम को नहीं मारना है, किसी ऐसे को मारना है जो पहले से बुरा हो। मासूम को मारोगे तो तुम्हारा जादू उल्टा पड़ेगा ही। जानवर को मारना नहीं था, कहीं से मरा हुआ जानवर लेकर आना था, काम बन जाता। लेकिन शायद उसे मारना पसंद था तो उसने यही तरीका अपनाया। तड़प तड़प कर मरी होगी ना वो। डायन ने नज़रें नीचे झुकाई और सामने से वो कहने लगी, अब जो गलती तुमने की है उस गलती के पार पाना भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें यहाँ से वो अंधेर धुंध दुनिया में जाना होगा। वो डायन घबरा गई, नहीं, लेकिन मेरे पास तो शरीर नहीं है। अंधेर धुंध दुनिया में तो शरीर लेकर जाना पड़ता है, मैं तो कैद हो चुकी हूँ। उस डायन ने कहा, तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम शरीर लेकर नहीं जा सकती, शरीर तुम्हारे साथ है। वो कहने लगी, नहीं, अंधेर धुंध दुनिया में कोई इंसान जाएगा तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वहाँ तो डायनों को भी कच्चा चबा लिया जाता है, मैं इसे वहाँ नहीं लेकर जा सकती। मैंने तब कहा, नहीं नहीं, मैं जाने को तैयार हूँ। उस डायन ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम समझ नहीं रहे। अंधेर धुंध दुनिया क्या है? अंधेर धुंध दुनिया इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की वो जगह है जहाँ से हमारी जैसी डायनें अपनी ताकत को लेती हैं। वहाँ कई शैतान रहते हैं, ऐसी ताकतें, या कहूँ ऐसी काली ताकतें जो उस दुनिया से इस दुनिया में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो परत को पार नहीं कर पाती। तो वहाँ रहती हैं वो, इंतज़ार करती हैं किसी मौके का। उस अंधेर दुनिया में कोई नहीं जाता, डायनें जाती हैं और बहुत कम बचती हैं। वो एक बहुत भयानक सफ़र होता है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा, अगर यही तरीका है तो हम कोशिश करेंगे। वो मना कर रही थी और सामने से वो डायन बोली, अगर तो प्यार सच्चा है तो करो कोशिश, हो सकता है कामयाब हो जाओ। 1% चांस है ना, तो मौका लेना चाहिए। मैं भी उसकी तरफ देख रहा। 1%, सिर्फ 1%। उसने कहा,
तुम्हें क्या लगता है जिंदगी हमें बड़ा चांस देती है? मौके छोटे ही होते हैं, भुनाने पड़ते हैं। करो कोशिश। मैंने उस डायन को मना लिया और आज की रात ही हम अंधेर धुंध दुनिया में जा सकते थे। 12 बजे का समय था। जहां जंगल में थे वहीं से उस रास्ते को वो खोल सकती थी। उसने उस रास्ते को खोला। धुंध नजर आने लगी, धुंध नजर आने लगी। पेड़ों से निकल रही वो धुंध दूसरी दुनिया के द्वार को प्रदर्शित कर रही थी। बीच की वो रेखा, कहने को रेखा है, जगह बहुत बड़ी। उस धुंध के पार जाना था, अंधेर धुंध दुनिया में। और वहां पर एक पेड़ है, काला पेड़, जिस पर एक सोने का सेब लगता है। वो सोने का सेब डायन की हर गलती को माफ कर देता है। वही तरीका है इस गलती से पार पाने का। फिर शरीर मिलेगा उस डायन को और वो मेरे साथ रह पाएगी। हम दोनों जब धुंध के पार गए थे, मैंने अपने शरीर को कांपते हुए देखा। भले ही मैं डरा हुआ जरूर था, लेकिन मैं नहीं कांप रहा था। ये वो डायन थी जो मेरे अंदर थी। वो अजीब सी जगह थी, वहां धुंध ही धुंध थी और अंधेरा बड़ा अजीब। धुंध से रोशनी निकल रही थी जिससे करीब का नजर तो आता, लेकिन दूर दूर तक तो पूरी तरह से घुप अंधेरा। चीखने चिल्लाने की, रोने की, जलाने की, धमाके की आवाजें हर तरफ फैली हुई थी। मैं घबराहट में आगे बढ़ रहा। मुझे उस डायन ने कहा था, यहां पर ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनका तुमने नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि यहां की जानकारी ज्यादा बताई नहीं जाती। ये जानकारी गुप्त रखी जाती है। और वैसे भी कुछ ऐसे जीव हैं जो अगर उस दुनिया में आ जाएं तो इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए बड़े ध्यान से किसी से मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि भीड़ जमा होती चली जाएगी। जब किसी को पता लगे कि कोई जिंदा यहां आया है तो हर कोई वहां खींचा चला आता है। चुपचाप हमें वो काला पेड़ ढूंढना है। जिस तरफ से आवाज आती, हम वहां कभी किसी पेड़ के पीछे तो कभी एक छेद में छिप जाते। ऐसा करते करते हम काफी आगे तक निकले थे। वो जानती थी यहां से बाहर कैसे निकलना है, बस वो पेड़ मिल जाए एक बार। और वो काला पेड़ मिल गया। यहां वैसा काला पेड़ मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस समय लगता। और उस पर लगा वो सुनहरी सेब। उस सुनहरी सेब को मुझे खाना था, क्योंकि मेरे अंदर अब वो डायन थी। अपने आप वो आजाद होती। लेकिन तभी एक अजीब सा जीव, जिसकी आंखें नहीं थी, वो 2 पैरों पर चल रहा था। लग तो रहा था दूर से इंसान है, लेकिन करीब आने पर पता लगा उसकी पूरी जो चमड़ी थी जैसे कोई इंसानी दिमाग हो जिसमें नसें ही नसें होती हैं, वैसा था। आंखें नहीं थी, पूरा शरीर वैसा। और वो सूंघ सकता था। सूंघता सूंघता हमारे पीछे। जैसे ही उसे एहसास हो गया कि हम करीब हैं, हमने भागना शुरू कर दिया। फिर एक घर था जो पत्थर का बना हुआ, भूल भुलैया की तरह। उस पत्थर के घर में घूमते घूमते उसे मात देने के बाद, क्योंकि उस डायन के पास ताकत थी, बिना शोर के हमने उसे वहां पर बंदी बना दिया। वो उस भूल भुलैया में घूमता रह गया। और इस तरह हम उस पेड़ तक पहुंचे। और उस पेड़ का फल था वो सेब, सुनहरी सेब। और जैसे ही मैं उस पेड़ पर चढ़ा, उस सुनहरी सेब को तोड़ने ही वाला था, पेड़ बात करने लगा। पेड़ ने कहा, मेरे फल को क्यों तोड़ना चाहते हो? वैसे मैंने इस फल को खाने के लिए ही लगाया है, लेकिन जरूरतमंद के लिए। तुम्हारी क्या जरूरत? किसे मारना चाहते हो? मैंने कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। ये सुनहरी सेब से जिसे भी ये दिया जाएगा वो शाप मुक्त हो जाएगा ना, तो मुझे एक डायन को शाप मुक्त करना है। उस पेड़ ने कहा, नहीं, इससे ऐसा नहीं होगा। इससे तुम कैदी बन जाओगे और तुम यहीं पर रहोगे। बदले में उस डायन को आज़ादी मिलेगी। तुम्हें पागल बनाया गया है। चले जाओ, इस पेड़ को खाकर खुद को कैदी मत बनाओ। मेरी तरह साथ में तुम्हारा भी पेड़ बना होगा, सोच लो। मैं घबराने लगा और मेरे कान में एक आवाज़ सुनाई दी, ये झूठ बोल रहा है,
लेकिन मैं तुम्हें यकीन भी कैसे दिलाऊं। और मैंने तब उस सेब को तोड़ा और जल्दी से खा लिया, इससे पहले कि वो पेड़ कुछ बोल पाता। मैंने कहा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर उसके लिए मुझे यहां कैद रहना भी पड़ा तो ठीक है, कम से कम उस जिंदगी से कुछ अच्छी जिंदगी तो होगी। यहां तुम्हारी तरह पेड़ बना रहूंगा, उसका इंतजार करता रहूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। फिर मेरे शरीर से वो डायन निकली। हम 2 शरीर में बंट चुके थे। अब उसे एक पूरा शरीर मिला। दिखती बड़ी खूबसूरत थी। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। वो जो पेड़ था उसके बिल्कुल बीच में एक अजीब सी दरार बनी जो हमारी दुनिया में आने के लिए थी। वो उसके अंदर थी। और तब उस पेड़ ने कहा, बड़े ईमानदार हो, भरोसा पक्का निकला तुम्हारा, जाओ। मैं उस पेड़ के आर पार चला गया और ऐसे वो डायन को शरीर मिल चुका था और आज़ादी भी। मुस्कुराती हुई मुझे उसने गले से लगाया और फिर मैंने उसको कहा, तो तुम अब ठीक हो चुकी हो, क्या तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? उसने और जोर से गले से लगाया और कहा, तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैंने जिंदगी ली और अब तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? उसने मेरी गाल पर चूमा और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर होगी, मेरी जिंदगी भी, और हम पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। मैं एक डायन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, उतनी ही उम्र जितनी इंसानी होती है। कम से कम खुशी में रहा तो जा सकता है। मैंने उसको कहा, मतलब अगर तुम डायन बनकर रहोगी तो कितना लंबा जी सकती हो? उसने कहा, पहले ही मैं 150 साल की हूं और कितना जीना चाहूंगी। मैं उसकी तरफ देखता रहा और फिर मैंने कहा, दिखती तो तुम 20-22 साल की हो। उसने कहा, यही तो डायनों का जादू होता है। मेरा दूसरा चेहरा देखना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं। क्या तुम ऐसी हो या वैसी हो, असलियत में कैसी हो वैसी बनकर रहो। और उसने हंसते हुए कहा, हम मैं डायन नहीं हूं, मजाक कर रही थी। अब उसी हॉस्टल में मैं रहता हूं, उसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूं। बड़े कमाल की बात है, ना मुझे कोई हॉस्टल में तंग करता है, ना कोई कॉलेज में तंग करता है। जब कोई तंग करने के लिए आता है, कहते हैं मेरी किस्मत ही बड़ी अच्छी है। अगली रात उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, हाँ, ऊपर वाले का हाथ है मेरे ऊपर, सोच समझ कर बोलना जो बोलना। और मेरी इज्जत भी कॉलेज में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब उसी लड़की ने कॉलेज में एडमिशन ली है। उसका नाम है तान्या, जो पहले एक डायन थी और कॉलेज की सबसे पटाखा लड़की। इसीलिए शायद सब मुझसे जलते हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। अब मैं किसी से बात नहीं करता और हम दोनों अकेले रहना पसंद करते हैं।